हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक न्यू टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। नया टॉपिक ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, या इसको हम कहते हैं वोल्टाइक सेल भी इसको हम कहते हैं। तो ये नया टॉपिक है आपका गैल्वेनिक सेल। तो सेल यहाँ हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्या है, देखिए, एक आपका गैल्वेनिक सेल को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको हम कहते हैं, और इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? वोल्टाइक सेल कहते हैं। वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल इसको क्यों कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को? क्योंकि गैल्वेनी और एलिसांद्रो वोल्टा, गैल्वेनी जो आपके थे, गैल्वेनी और एलिसांद्रो वोल्टा ने इस सेल को जो है सबसे पहले बनाया था, इसलिए इस सेल को गैल्वेनी सेल या जो है वोल्टा या वोल्टिक सेल के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले हम इसके डिफिनीशन समझते हैं, क्या होता है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, या वोल्टाइक सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो गैल्वेनिक सेल उस युक्ति को या उस उपकरण को हम कहते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या है? गैल्वेनिक सेल उस युक्ति को या उस उपकरण को कहते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक गैल्वेनिक सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है, इसमें बाहर से बाह्य स्रोत से कोई भी यहाँ पर एनर्जी या बाह्य स्रोत से कोई भी यहाँ विद्युत ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें क्या होता है, एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो केमिकल आपकी एनर्जी होती है, इसमें केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज होती है। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसमें सीधा सीधा क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, एक आपका केमिकल जो एनर्जी होता है वो आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एक रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। कब होता है? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है ये। तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के स्वतः जो है फलस्वरूप क्या होती है, एक रासायनिक ऊर्जा जो होती है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है चेंज हो जाती है। देखिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, 11th के क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्वतः जो अभिक्रिया होती है या जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, स्वतः जो अभिक्रिया होती है उसके लिए डेल्टा जी जो होता है ये हमेशा क्या होता है, 0 से कम होती है। जिसके लिए डेल्टा जी का मान 0 से कम होगा वह क्या अभिक्रिया होगी, स्वतः अभिक्रिया जो है वो होती है। और जिसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0 से अधिक होता है, वह अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया कहते हैं। और जिसके लिए डेल्टा जी का मान क्या हो, 0 हो, डेल्टा जी का मान क्या हो, 0 हो, तो वह जो है प्रोसेस जो होगी, वह जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, साम्य अवस्था में होती है। तो यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें स्वतः संपन्न होती है इस गैल्वेनिक सेल में, इसलिए इसके लिए यहाँ पर डेल्टा जी का जो मान होता है, डेल्टा जी क्या आपका गिब्स फ्री एनर्जी,
यानी कि मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन का मान होता है वो यहाँ पर क्या होता है, 0 से कम होता है। तो कोई भी अगर प्रोसेस क्या हो, अगर वो स्वतः चल रही है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, वो 0 से कम होता है और वो अक्रिया क्या होती है, स्वतः चलती है। ठीक है, तो ये अब गैल्वेनिक सेल के इसके एग्जांपल्स इसमें क्या है आपके, क्या इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसके क्या एग्जांपल है। तो गैल्वेनिक सेल के जो आपके एग्जांपल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स इसका क्या है, देखते हैं। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, इसका एग्जांपल डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल। डेनियल सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और यही एनसीईआरटी बुक में या कोई भी आपका बुक हो उसमें जो है इसी डेनियल सेल के बारे में जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया है डेनियल सेल के बारे में। तो डेनियल सेल में क्या होता है आपका, डेनियल सेल या इसी को हम कहते हैं जिंक कापर सेल भी इसको हम कहते हैं। जो आपका डेनियल सेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिंक कापर सेल कहते हैं। यहाँ जिंक के राड को लेकर और कापर के राड के लेकर एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जो है डेनियल सेल आपको केवल पढ़ना है। इसी तरीके से आप जो है निकिल सिल्वर सेल ले सकते हैं, निकिल सिल्वर सेल ले सकते हैं, या फिर जो है क्रोमियम लेड सेल ले सकते हैं। यानी भी कोई भी दो धातु दो मेटल जो है आप लेकर जो है गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते क्या हो, वो धातुएं आपकी क्या होनी चाहिए, जो मेटल राड होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, अलग अलग मेटल राड होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग जो धातुएं होती है उसका जो विभव होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जब विभव में अंतर होता है तभी क्या होती है, उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। जब विभव में अंतर होता है तब विभवांतर उत्पन्न होता है, और तब उसमें क्या होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यह जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, क्या वो केवल डेनियल सेल के लिए होगा, नहीं, डेनियल सेल के लिए ही केवल नहीं होगा, कापर जिंक सेल के लिए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपका, चाहे निकिल जो है सिल्वर सेल के लिए भी कह सकते हैं, या क्रोमियम और जो है लेड सेल के लिए भी हम यह कह सकते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को, जिंक कापर सेल को हम बढ़िया से समझ लेते हैं तो क्या है, यह भी सेल के लिए अगर कहा जाता है तो इसके बारे में भी हम जो है पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब हम गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं, कैसे एक गैल्वेनिक सेल का हम निर्माण करेंगे। चलिए, तो ये सब नोट कर लीजिएगा इतना। अब हम गैल्वेनिक सेल का निर्माण पढ़ते हैं कि एक गैल्वेनिक सेल को हम कैसे। तो गैल्वेनिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, गैल्वेनिक सेल का जो उदाहरण है आपका क्या है, डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल। तो इसी डेनियल सेल के बारे में, डेनियल सेल का मतलब क्या हुआ यहाँ, जिंक कापर सेल, इसी के बारे में जो है पूरा डिटेल जो है स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो डेनियल सेल को कैसे बनाया जाता है, एक डेनियल सेल को, तो एक जो है हम यहाँ पर लेते हैं कनस्तर, एक कनस्तर यहाँ पर हम ये देखिए ले लेते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, और जिंक कापर पर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, एक हम क्या लेंगे, जिंक की जो है रॉड लगा देते हैं। ये देखिए, एक जिंक की जो है इसमें हमने क्या किया, रॉड जो है लगा दिया। क्या है आपका, जिंक जेडन राड है। और ये क्या है, इसी का जो हम राड लेंगे, जिस धातु की राड लेंगे उसी धातु के इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम यहाँ पर लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, जिंक सल्फेट का क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इसका एक्वास सोल्यूशन होगा, इसका जलीय विलयन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। अब एक दूसरा जो हम यहाँ पर कनस्तर लेते हैं, एक दूसरा कनस्तर ले लेते हैं,
क्योंकि गैल्वेनिक सेल में ये जो आपका एक इलेक्ट्रोड की छड़ को आपने क्या किया, उसी के वैद्युत अपघट के घोल में आपने जोड़ दिया, तो ये जो पूरा आपका निकाय हुआ, ये सिस्टम हुआ, इसको हम कहते हैं अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सेल, हाफ सेल कहते हैं इसको हम। अब इसमें भी क्या किया हमने, एक लिया और इसमें एक रॉड जो है इसमें भी हमने क्या किया, इसमें लगा दिया। तो एक रॉड आपका जिंक का लग गया और ए डेनियल सेल हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक रॉड हमने क्या लगा दिया, एक कॉपर का रॉड लगा दिया। और इसी कॉपर के रॉड का क्या किया हमने, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें ले लिया। तो ये आपका क्या है, कॉपर रॉड, Cu रॉड है ये। और एक आपका कॉपर का जो है सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का CuSO4 का एक्वास क्या है, सॉल्यूशन है, जो इस जो है कॉपर रॉड के लिए वैद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा। और यहाँ जिंक रॉड के लिए जिंक सल्फेट का जो घोल होगा, ये जो है वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। और इनको क्या करते हैं हम, इनको एक गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, या इनको क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर से हम इनको जोड़ देते हैं। ठीक, ये देखिए, इसको हम वोल्ट मीटर से क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया। मीटर, तो इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया इसको। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस गैल्वेनिक सेल में क्या होने वाला है। इस गैल्वेनिक सेल में जब इसको आप जोड़ देंगे, तो इस गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, ये जो जिंक की रॉड है, देखिए अब जब हमने लिया एक कनस्तर में इलेक्ट्रोलाइट्स लिया ZnS4, और उसी की रॉड को इसमें क्या किया हमने, डुबो दिया, डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ जो जिंक की रॉड है, वो जिंक की रॉड की टेंडेंसी होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि जिंक की रॉड जो होती है, ये घुल घुल कर Zn डबल पॉजिटिव के फॉर्म में इस घोल में जो है आने लगती है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इसी रॉड पर क्या कर देती है, छोड़ देती है। इलेक्ट्रॉन को इसी रॉड पर ये क्या करती है, यहाँ पर छोड़ देती है। इसलिए ये रॉड क्या हो जाता है, एकदम निगेटिव हो जाता है। ये रॉड क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर इसकी ये टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जिंक का जो रॉड है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर इस घोल में क्या होता है, आने लगता है, और इस घोल में Zn पॉजिटिव की जो संख्या होती है, ये बहुत ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पर क्या होता है, खुद ये जो है छोड़ देता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ इलेक्ट्रॉन ये जो है इधर की तरफ क्या, सर्किट में इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो धारा जब इलेक्ट्रॉन इधर चलती है, तो धारा किधर बहती है, हम जानते हैं कि जिधर जो है इलेक्ट्रॉन चलता है, उसी के विपरीत दिशा में क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। तो इस दिशा में आपका क्या होगा, जो करंट होगा, करंट जो होगा, वैद्युत करंट जो फ्लो होगा, ये जो करंट फ्लो होगा, इधर से इधर की तरफ क्या होगी, ये धारा बहेगी। अर्थात धारा जिधर बहती है उधर भी क्या बहता है, उधर विभव भी चलता है, क्योंकि विभव जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है। यानी कि विभव इधर ज्यादा होगा और विभव इधर से क्या होगा, इधर की तरफ चलेगा, क्योंकि करंट इधर चल रही है। जब करंट इधर चल रही है तो विभव भी इधर चलेगी, क्योंकि जिधर करंट चलती है उधर ही क्या होता है, विभव भी उधर चलती है। उस साइड पर विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि ये वाला सेल जो आपका है यहाँ निगेटिव होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज होता है, और जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, इस वैद्युत अपघट्ट के घोल में क्या हो जाते हैं, Zn पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। तो ये सोल्यूशन पर क्या डेवलप हो जाता है, जो यहाँ सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन में क्या डेवलप हो जाता है, ढेर सारे जो है Zn पॉजिटिव आ जाते हैं इस पर, यानी कि धनायन आ जाते हैं, ढेर सारे धनायन इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज
इन सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन पर हो जाता है, इसके विपरीत जिंक राड पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, इस पर यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हम कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये एनोड का काम करता है, किसका काम करता है, ये एनोड का काम करता है। ये जो आपका होता है, ये जो क्षण होता है, ये पर एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल का जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक नाम इसका और होगा एनोड जो है हाफ सेल भी इसको हम कहते हैं, इसको एनोड हाफ सेल भी हम कहते हैं। क्योंकि ये जो है निगेटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, राड निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव हाफ सेल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्योंकि ये सेल क्या है, राइट साइड पर बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल भी इसको कहते हैं। हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हाफ सेल भी कहते हैं। तो इसको लेफ्ट हाफ सेल भी कहते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, अगर इस पर एनोड पर देखिए हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, गैल्वेनिक सेल का एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर यहाँ सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आपका क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, तो ये कैथोड का काम करेगा, ये कैथोड हाफ सेल इसको हम कहेंगे। तो ये निगेटिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव हाफ सेल के नाम से जानेंगे। ये राइट साइड पर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, राइट हाफ सेल भी इसको कहेंगे। तो ये इनके इतने नाम है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसे कहते हैं, या एनोड हाफ सेल कैसे किसे कहते हैं, या निगेटिव हाफ सेल क्या है, या आपका क्या है लेफ्ट हाफ सेल किसे कहते हैं। तो ये वाला जो लेफ्ट साइड पर जो हमारा यहाँ पर होता है, इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं, इस वाले को। और इसको क्या कहते हैं, राइट हाफ सेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका है, जो यहाँ कापर की राड है, तो कापर में यहाँ पर क्या है, कापर में यहाँ Cu पॉजिटिव कापर सल्फेट के घोल में है, और Cu क्या है, डबल निगेटिव, ये इसके घोल में है। यहाँ आपके क्या है, यहाँ पर जो है जिंक, जो है जिंक का चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, और सल्फेट के जो है SO4 के निगेटिव इसमें है। अब इस राड की क्या टेंडेंसी होती है, इस राड की ये टेंडेंसी होती है कि ये जो यहाँ कापर का धनायन इसका होता है, इस कापर का धनायन क्या होता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये कापर क्या होता है, रेड्यूज होने के लिए, अपचयित होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करता है, यानी कि Cu जो पॉजिटिव होता है, जो एक्वास घोल है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और ये क्या हो जाता है, रेड्यूज हो जाता है सॉलिड, और इसी राड पर क्या होता है, ये जमा होता रहता है। तो इस पर ये जमा होता रहता है, चूंकि यहाँ पर जो है इस राड पर जमा होता रहता है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर इस सेल में देखिए यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर है, तो इसके अपोजिट यहाँ इस सोल्यूशन पर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, सोल्यूशन पर जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ, ये सोल्यूशन पर पॉजिटिव यहाँ पर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव है, तो इसके विपरीत इसमें आपके Zn पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, तो यहाँ घोल में क्या हो जाएगा, आपका घोल जो हो जाएगा आपका धनायन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इन सोल्यूशन में आ जाएगा, और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, आपका धन चार्ज जो है ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और
इस घोल में, क्योंकि क्यों धन चार्ज इस पर डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ Cu जो डबल पॉजिटिव है ये इसी पर जाकर क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। और यहाँ पर SO4 जो सल्फेट है, इस सल्फेट की अधिकता यहाँ पर हो जाएगी, तो इस घोल में क्या यहाँ हो जाएगा, निगेटिव, इस घोल में निगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जो है ज्यादा डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा चार्ज निगेटिव आ जाएंगे इस घोल में, और ये कापर क्या होंगे, इस राड पर जाकर जमा हो जाएगा, धनायन यहाँ पर चुकी जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे जस्ट अपोजिट देखिए, अगर इस इलेक्ट्रोड पर निगेटिव है तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, यहाँ पर जमा होता रहता है, तो इस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक राड जो इस घोल में आ रहा है, धनायन बना रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तो जिंक राड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये Zn पॉजिटिव बना लेगा और इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो यहाँ पर देखिए जिंक के धनायन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये जो है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन हुआ, और ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन हाफ सेल हुआ आपका। तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन हाफ सेल का ये हुआ यहाँ पर। अब ये जो आपके हैं, जब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर एक जो है समस्या उत्पन्न होगी, जब यहाँ पर क्या है, जिंक धनायन इसमें आकर धनायन जो है इसमें आ रहे हैं, और इस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर धनायन ज्यादा बढ़ जाएंगे इस घोल में, Zn पॉजिटिव ज्यादा इस घोल में उत्पन्न हो जाएगा, और इस वाले घोल में क्या हो रहा है, इस वाले घोल में सल्फेट निगेटिव ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस वाले घोल में Zn पॉजिटिव ज्यादा जो है उत्पन्न हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो जब ज्यादा इसमें Zn पॉजिटिव यानी धनायन उत्पन्न हो जाएगा, पूरा तरीके से घोल क्या हो जाएगा, इसमें धनायन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये धनायन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इस परिपथ में जाने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले अर्ध सेल में, यानी कि जो आपका लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा, जो प्रॉब्लम यहां होगी, प्रॉब्लम यहां पर क्या होगी, समस्या यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगी, इस लेफ्ट हाफ सेल में, लेफ्ट हाफ सेल में अधिक संख्या में धनायन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ में जाने नहीं देते हैं, बाह्य परिपथ में जाने नहीं देते हैं। यहां भी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इस वाले सेल में क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऋणायन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ ऋणायन हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा अगर, तो ये क्या होगा, यहाँ ऋणायन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आना जब चाहेगा, तो क्या होगा, ये ऋणायन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने नहीं देंगे, क्योंकि इस घोल में ज्यादा ऋणायन की संख्या, नेगेटिव चार्ज ज्यादा सोल्यूशन में डेवलप हो जाएगा, और ये भी निगेटिव है, अगर यहाँ से आ भी रहा तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, यहाँ ये नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर समस्या क्या होगी, प्रॉब्लम, यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न हो जाएगी, इस वाले घोल में, तो राइट हाफ सेल में, राइट हाफ सेल में अधिक संख्या में ऋणायन होने के कारण, अधिक संख्या में ऋणायन का मतलब
सल्फेट सल्फेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते हैं, ठीक है। ये चूंकि यहाँ पर देखिए वैसे ही क्या होगा, जब Zn पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ये खींचने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ इस वाले घोल में निगेटिव ज्यादा जब उत्पन्न हो जाएंगे, तब यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड पर घोल में यहाँ पर जब ये जस्ट क्या होगा, यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, घोल पर क्या आ जाएगा, इस पर यहाँ निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, घोल पर डेवलप हो जाएगा। अब निगेटिव ज्यादा यहाँ पर आकर घेर लेंगे, जब अधिक संख्या में घेर लेंगे तो या कह लीजिए कि इस सल्फेट को इस पर नहीं जाने देगा, इस कापर धनायन को इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाने नहीं देगा। ठीक होगा, इस जो है कापर जो आपका धनायन है, इस कापर धनायन को इस इलेक्ट्रोड पर जाने नहीं देगा। अथवा ये कह सकते हैं ये जो निगेटिव वाले हैं, जो सल्फेट निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा, चूंकि निगेटिव यहाँ ज्यादा डेवलप हो गया है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है और इस पर चार्ज भी घोल पर ज्यादा निगेटिव उत्पन्न हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, आने नहीं देंगे। अथवा ये कह सकते हैं जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो इस चारों तरफ से सल्फेट यहाँ पर क्या करेंगे, घेर लेंगे इस इलेक्ट्रोड को, तो ये कापर धनायन को उस इलेक्ट्रोड पर जाने नहीं देगा यहाँ पर। और वैसे यहाँ घोल में धनायन ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो धनायन ज्यादा जब यहाँ डेवलप हो जा रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए धनायन को, तो इलेक्ट्रॉन वहां तो जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धनायन जो है ज्यादा हो जाएगा यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींच लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो पहले इसमें वैद्युत धारा जो है आपकी चल रही थी, आराम से चल रही थी, बढ़िया वैद्युत धारा स्टार्ट में चल रही थी, वो क्या होगी, बाधित हो जाएगी और आपका ये जो है सेल कार्य करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो अब इस समस्या का निपटारा क्या होगा, इस समस्या को निपटारा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्या लगाना होगा, एक साल्ट ब्रिज लगाना होगा। अब एक साल्ट ब्रिज आएगा, उसी साल्ट ब्रिज क्या करेगा, जो इसमें ज्यादा धनायन उत्पन्न हो रहे हैं और जो इस घोल में ज्यादा ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, उसको क्या करेगा, ये उदासीन करेगा, और ताकि इस घोल में ज्यादा धनायन ना उत्पन्न हो और ताकि इस घोल में क्या हो, ऋणायन ज्यादा उत्पन्न ना हो। तो साल्ट ब्रिज आ गया है, एक नया यहाँ पर आ गया है, एक नया जो है कह लीजिए कि यहाँ हीरो आ गया है, जो इनको क्या करेगा, वो उदासीन करेगा और इस वैद्युत अपघट्य घोल की उदासीनता को बनाए रखेगा। अर्थात इस घोल में ना तो धनायन को ज्यादा उत्पन्न होने देगा और ना ही इस घोल में ऋणायन सल्फेट को ज्यादा इसमें उत्पन्न होने देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, साल्ट ब्रिज देखते हैं क्या होता है साल्ट ब्रिज। तो देखिए साल्ट ब्रिज जो होता है, एक आपके ये साल्ट ब्रिज है, ये क्या है, एक आपका उल्टा जो है यू आकार का जो है, उल्टा यू आकार का, यानी कि इन्वर्टेड यू इन्वर्टेड या यू लिखिए यू ट्यूब, यू ट्यूब माने यू आकार की नली होती है। तो आपका साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये क्या है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज क्या होता है, एक आपका यू आकार का क्या होता है, उल्टा यू आकार का क्या होता है, नली होता है, और जिसमें क्या भरा होता है, इसमें एक प्रबल जो है वैद्युत अपघट्य जो है इसमें भरा होता है। और इस वैद्युत अपघट्य के रूप में किसको लिया जाता है, यहाँ पर जैसे K2SO4 ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, है ना, मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्य यहाँ पर होगा K2SO4 KCl, है ना, इनको इसमें लिया जाता है। या फिर जो है अगार अगार और जिलेटिन का अर्ध तरल ठोस पदार्थ को इसमें लिया जाता है। अर्ध
जो अर्ध ठोस तरल पदार्थ को जो है इसमें लिया जाता है। यही क्या करता है, यहाँ पर वैद्युत जो ज्यादा यहाँ पर धनायन ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं घोल में, उनको क्या करता है, ये उदासीन बनाता है। तो आपका क्या हो गया, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, साल्ट ब्रिज आपका क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लवण सेतु कहते हैं। तो लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु यू आकार की एक कांच की क्या होती है, आपकी नली होती है, जिसमें क्या होता है, निष्क्रिय पदार्थ, क्या होता है, निष्क्रिय पदार्थ, निष्क्रिय जो है वैद्युत अपघट्ट को जो है इसमें भरा जाता है। ये निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट है, इसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, इन एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स को इसमें क्या है, भरा जाता है। तो इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है आपके, K2SO4 है, KCl है, KNO3 है, ये सब क्या है आपके इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपके निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट से क्या तात्पर्य है, इस निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट से तात्पर्य यह है कि ये ना तो इलेक्ट्रोड जो इसमें है, इस इलेक्ट्रोड से कोई अपक्रिया ये नहीं करते हैं, या इस जो है इस वैद्युत अपघट्ट के घोल से भी कोई अपक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स कहा गया है। ठीक है, वैसे तो इनएक्टिव ये होते नहीं है, क्योंकि ये इनसे कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि जो यहाँ रेडॉक्स अपक्रिया चलती है, ऑक्सीडेशन और जो है रिडक्शन की अपक्रिया चलती है, उसमें ये भाग नहीं लेता है। ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन अपक्रिया चलती है उसमें ये भाग नहीं लेता है, और ना ही इस वैद्युत अपघट्ट के घोल के साथ ही कोई ये रिएक्शन करता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट हम कहते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, लवण सेतु यू आकार की एक कांच की नली होती है, जिसमें निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट जैसे KCl है, KNO3 है, K2SO4 आदि का सांद्र विलयन यानी कि इसका प्रबल वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरा होता है। अथवा क्या इसमें हम भर सकते हैं, अगर अथवा जिलेटिन से बना जो है अर्ध ठोस विलयन जो है इसमें भर देते हैं। और निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट से क्या तात्पर्य है, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट से यह तात्पर्य है कि विद्युत अपघट्ट ना तो सेल में निहित रेडॉक्स अपक्रिया में भाग लेता है, और ना ही अर्ध सेल में उपस्थित घोल के साथ यानी कि वैद्युत अपघट्ट के घोल के साथ ना ही कोई ये क्या करता है, अपक्रिया करता है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी को हम यहाँ करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो ये बनाया गया है इसी को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो साल्ट ब्रिज को यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, देखो इस साल्ट ब्रिज को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये साल्ट ब्रिज, ठीक है, यही है आपका साल्ट ब्रिज। और इसमें आपका क्या भर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट सांद्र विलयन भर दिया जाता है, किसका, मान लीजिए कि KCl है। तो ये आपका क्या हो गया, साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज हो गया। तो इस साल्ट ब्रिज को इसमें लगा दिया जाता है। अब साल्ट ब्रिज देखिए कैसे काम करता है यहाँ पर, है ना। तो साल्ट ब्रिज के यहाँ पर वर्क क्या है, ये कार्य जो है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो साल्ट ब्रिज आप बना लेंगे, इसमें क्या क्या भरा जाता है। तो साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज के यहाँ कार्य देखिए, साल्ट ब्रिज के क्या है, कार्य क्या है, ये आप लिखेंगे। नंबर 1, यह एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। नंबर 1, यह एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में वैद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है। ठीक है, पहला कार्य इसका ये है।
तो एक अर्धशैल क्रिया से दूसरे अर्धशैल क्रिया में कैसे वैद्युत धारा इसमें जो है जाएगी, कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इसको क्या करता है, ये सुगम बनाता है, या कह सकते हैं परिपथ को ये क्या करता है, पूर्ण करता है। एक अर्धशैल से दूसरे अर्धशैल में वैद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है, या कह सकते हैं परिपथ को क्या करता है, ये पूर्ण करता है। दूसरा है या दोनों अर्धशैलों में उपस्थित, दूसरा क्या है, यह दोनों अर्धशैलों में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट की उदासीनता को बनाए रखता है। वैद्युत उदासीनता को ये बनाए रखता है। कैसे? जो इसमें धनायन उत्पन्न हो रहे हैं, जो इसमें ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं। तीसरा एक कार्य और लिख सकते हैं इसका। तीसरा कार्य क्या है, यह द्रव या द्रव संगम पर उपस्थित विभव को कम करता है। यानी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, ये कम करता है। यानी कि ज्यादा वहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है, उसको ये क्या करता है, कम उत्पन्न करे। क्योंकि धनायन ऋणायन ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, तो यहाँ पर धनायन ऋणायन के ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से, जैसे ये है, इधर आपके ढेर सारे धनायन उत्पन्न हो गए, यहाँ धनायन, और इधर क्या हो गया, ऋणायन सारा डेवलप उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर एक क्या हो जाता है, एक विभवांतर बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलप उत्पन्न हो जाता है। तो इस विभवांतर को क्या करता है, ये साल्ट ब्रिज जो है, जो विभवांतर ज्यादा उत्पन्न होता है उसको कम भी ये करता है। तो क्या हुआ साल्ट ब्रिज के कारण, या एक अर्धशैल से दूसरे अर्धशैल में वैद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है, या कह सकते हैं वैद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा क्या है, या दोनों अर्धशैलों में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट की उदासीनता, जो घोल है इसकी उदासीनता को भी ये बनाए रखता है। तीसरा क्या आया, यह द्रव संगम पर उपस्थित विभव को क्या करता है, कम करता है। जैसे यहाँ पर विभव ज्यादा उत्पन्न हो, धनायन ज्यादा हो जाएगा तो विभवांतर ज्यादा यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, विभव ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, ये इसको क्या करता है, कम करता है। ये साल्ट ब्रिज का जो है करता है। ठीक है, ये आप जो है कार्य लिख लेंगे। अब देखिए ऐसे कैसे वर्क करता है, इसको हम आपको बताते हैं। ये सेल आपका कैसे वर्क करता है, इसको हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ये तो हो गया होगा, ठीक है। यहाँ क्या समस्या हुई उत्पन्न, इसको आप याद करिएगा। यहाँ क्या समस्या उत्पन्न हुई थी, इसको भी आप याद करेंगे, इसको लिखेंगे। साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये आप लिखेंगे। साल्ट ब्रिज क्या होता है, मैंने बोल दिया। साल्ट ब्रिज में जो है, इसमें इनएक्टिव वैद्युत अपघट्ट होता है। क्यों इनएक्टिव होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। साल्ट ब्रिज के क्या कार्य है, ये भी कार्य जो है आप इसके कार्य को जो है नोट करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये विभव देखिए जो चेंज होगा, विभवांतर इधर से धारा इधर बढ़े तो जो गैल्वेनोमीटर होगा विक्षेप इधर इस साइड पर यहाँ पर होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। धारा इधर बढ़े तो विभव जो वोल्टमीटर में आपका या गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा इस साइड पर यहाँ पर विक्षेप होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पर हमने केसीएल घोल को ले लिया, अब इसमें क्या हुआ देखिए, ये समस्या को कैसे दूर करता है। यहाँ पर केसीएल है, यानी कि केसीएल का मतलब क्या, इसमें केसीएल का मतलब क्या, के पॉजिटिव है और सीएल निगेटिव इसमें है। यहाँ पर जो सांद्र जो है इसका रखा गया है केसीएल। अब यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ पर आपके Zn पॉजिटिव ज्यादा इस घोल में उत्पन्न हो जाएंगे, तो यहाँ से Zn पॉजिटिव ज्यादा, चूंकि इस घोल में Zn पॉजिटिव ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ से के Cl पॉजिटिव है ये आ जाएगा, पॉजिटिव के साथ Cl आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, Zn पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव जो होगा,
ये रिएक्शन करके यहाँ पर कोई, चूंकि यहाँ रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन हम दिखा रहे हैं रिएक्शन, लेकिन ये करता है, कैसे करता है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ घोल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। कैसे नहीं होता अभी देखिए आप। तो Zn पॉजिटिव और जो है ये 2Cl नेगेटिव, चूंकि ये डबल पॉजिटिव है तो ये डबल लेंगे, तो ये क्या बना लेते हैं, जिंक क्लोराइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जिंक क्लोराइड बना लेते हैं। क्योंकि आप समझे कि ये तो रिएक्शन यहाँ पर हो गया, हाँ रिएक्शन तो हुआ, लेकिन जिंक क्लोराइड क्या है, ये अधिक विलेय होने के कारण, क्या है, ये अधिक विलेय होने के कारण जो है, अधिक विलेय होने के कारण जो है ये फिर इसी में क्या हो जाता है, क्योंकि जिंक क्लोराइड जो है बहुत हाईली सॉल्युबल है, अधिक घुलनशील है, ये फिर जो है टूटकर अपने आयनों में वापस आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहा यहाँ पर रिएक्शन हुआ, हाँ रिएक्शन तो किया, लेकिन अधिक सॉल्युबल होने की वजह से ये धनायन के फॉर्म में ही जो है यहाँ पर रहता है। इस तरीके से यहाँ पर इससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर चूंकि सल्फेट जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं इस घोल में, इस घोल में क्या डेवलप ज्यादा हो गए हैं, सल्फेट निगेटिव जैसा ये घोल हो गया है पूरा। तो इस निगेटिव को हटाएं कैसे, या चारों तरफ निगेटिव ने यहाँ पर आकर इसको घेर लिया है, तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करना है, कॉपर वहां जा नहीं पा रहा है, जो Cu पॉजिटिव है उस रॉड पर जा नहीं पा रहा है, तो इसको हटाएंगे कैसे, इसको हटाएंगे, इस समस्या को दूर कैसे करेंगे। तो इसको हटाने के लिए अब यहाँ K पॉजिटिव जो है, क्योंकि यहाँ सल्फेट घोल ज्यादा उत्पन्न हुआ, तो एक K पॉजिटिव इधर की तरफ चला आएगा, एक K पॉजिटिव इसमें आएगा। इसमें कौन आ रहा था, Cl नेगेटिव इसमें आ रहा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव जो है इसमें जो है आ जाएगा। तो ये K पॉजिटिव और प्लस सल्फेट जो होगा ये रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि इस पर डबल चार्ज है, इसको और डबल ले लीजिए, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर जो है K2SO4 बना लेगा। यह भी अधिक विलेय है, क्या है, यह भी क्या है, हाईली सॉल्युबल है, अधिक विलेय है, यह भी अधिक विलेय है, इसलिए फिर वापस ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस तरीके से यहाँ दोनों अर्धफेलों के घोलों में वैद्युत अपघट्ट की उदासीनता क्या होगी, बनी रहती है। और यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज, इसी वजह से यहाँ साल्ट ब्रिज क्या होता है, लगाया गया है, ताकि इस वाले घोल में ज्यादा धनायन जो की संख्या ना उत्पन्न हो पाए, और इस वाले घोल में ज्यादा ऋणायन की संख्या उत्पन्न ना हो पाए। और इस साल्ट ब्रिज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जो अभी तक वैद्युत धारा बहुत अच्छे से चल रही थी इसमें, लेकिन साल्ट ब्रिज ना लगने की वजह से ये वैद्युत धारा के मार्ग में क्या आया, यहाँ एक जो है विरोध उत्पन्न हुआ। उसी विरोध को हटाने के लिए हमने साल्ट ब्रिज का प्रयोग यहाँ पर किया। तो साल्ट ब्रिज ने ये समस्या हमारी दूर कर दी। अब हमारा एसएल क्या है, ओके हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एकदम पूरा हमारा सेल जो है काम बढ़िया से कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका साल्ट गैल्वेनिक सेल हुआ। अब हम गैल्वेनिक सेल का देखते हैं कैसे, एक गैल्वेनिक सेल जो है का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल आर वोल्टाइक सेल। ठीक है, यहां देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा था आपका, यहाँ पर देखिए इस वाले सेल में क्या बन रहा था, यहाँ Zn से जो है आपका क्या बन रहा था, Zn पॉजिटिव बन रहा था। ये वाला आपका ऑक्सीडेशन का रिएक्शन चल रहा था इस साइड पर, इस साइड पर क्या चल रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इस साइड में क्या चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ Cu डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो रहा था, रेड्यूज हो रहा था, यानी कि Cu यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब इन गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, इस गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन आप कैसे करेंगे। तो ये वाला जो आपका है Zn का किस में हो रहा है, Zn पॉजिटिव में। तो इस वाले गैल्वेनिक सेल को हम इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ Zn का, चूंकि Zn जो राड है और घोल है इसके बीच
जो हम लगाएंगे एक खड़ी पाई दिखाएंगे। तो Zn क्या हो गया सॉलिड से, जो Zn है सॉलिड है, इससे क्या हो गया ये Zn पॉजिटिव का आपका क्या हो गया यहाँ पर घोल है। ये चीज यहाँ दिखाएंगे। और इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ इसको दिखाएंगे Cu पॉजिटिव जो एक्वास है ये, और क्या बन रहा है यहाँ Cu जो है सॉलिड यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में हम एक डबल खड़ी पाई लगा देंगे। ये डबल खड़ी पाई क्या करता है, साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करता है। ये साल्ट ब्रिज को जो है ये प्रदर्शित करता है। तो सिंगल खड़ी पाई क्या यहाँ प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रोड और घोल के बीच जो है सीमा प्रवस्था को प्रदर्शित करता है। और डबल जो है यहाँ पर जो खड़ी पाई है ये क्या करता है, इस साल्ट ब्रिज को जो है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से इसको हम जो है लिख सकते हैं। या इसका दूसरा भी तरीका है लिखने का, कैसे भाई इसके साथ सल्फेट था, इसके भी साथ सल्फेट था, यहाँ सल्फेट सल्फेट भी हम लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ कैसे लिख सकते हैं। तो Zn जो है ये आपका क्या है सॉलिड है, और इसके बीच में एक खड़ी पाई, यहाँ आप ZnSO4 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका एक्वास है घोल है, एक डबल खड़ी पाई लिख सकते हैं। और यहाँ इसके साथ क्या था, कॉपर सल्फेट था, ये इसका एक्वास है। और यहाँ पर लिख सकते हैं Cu क्या लिख सकते हैं सॉलिड। तो इस तरीके से गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन है। देखो ये आपका क्या होता है, एनोड होता है इस साइड पर, इस साइड पर क्या होता है आपका कैथोड होता है ना, इस साइड पर कैथोड होता है। कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, एनोड आपका क्या होता है निगेटिव होता है। निगेटिव पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, या कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ये क्या है आपका रिडक्शन हाफ सेल है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल से मिलकर क्या बनता है, एक पूर्ण जो है सेल बन जाता है ना, एक पूर्ण सेल जो है बनता है यहाँ पर। अच्छा अब इसको क्या करते हैं, अगर एक हमें कॉमन में दिखाएं एक मेटल के फॉर्म में, तब कैसे हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मेटल के केस में हम इसको दिखाएं, एक मेटल धातु के केस में केवल हम दिखाएं, तो क्या लिखेंगे, पहले ऑक्सीकरण हो रहा है ना, देखिए पहले ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, तब Mn सॉलिड से क्या दिखाएंगे हम, यहाँ Mn पॉजिटिव एक्वास होगा इसका, है ना। और यहाँ डबल खड़ी पाई लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था ये धनायन के फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिखेंगे Mn पॉजिटिव एक खड़ी पाई और Mn ये जो है सॉलिड। इस तरीके से गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन हम कर सकते हैं। हाँ अगर इनका सांद्रण भी दिया हो तो सांद्रण के साथ भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इसका सांद्रण भी हो, जहां एक्वास एक्वास लिखते हैं वहां पर हम इनका सांद्रण भी लिख सकते हैं, जैसे 1 मोल करके n मोलर सांद्रण लिख सकता है, 1 मोलर सांद्रण लिख सकता है। तो उस केस में भी हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो अगर सांद्रण के केस में लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं यम का जो है आपका सॉलिड है, और ये Mn आपका जो धनायन होगा ये इसका 1 मोल या कुछ करके जो है दे दे, और डबल खड़ी पाई, और यहाँ आपका यम पॉजिटिव है, Mn हम लिख रहे हैं। तो यम जो आपका यहाँ पर यम पॉजिटिव यहाँ पर, तो यम आपका n पर यहाँ पॉजिटिव, और ये जो है आपका यम जो है आपका ये सॉलिड। तो यहाँ इसके साथ क्या होगा 1 मोल सांद्रण इसका ये दे सकता है, तो 1 मोल सांद्रण इसका यहाँ पर भी दे सकता है। तो इनके साथ जहाँ एक्वास एक्वास यूज किए हैं वहां इसका मोलर सांद्रण 1 मोल या कुछ करके भी दे सकता है जैसा हो। तो यहाँ 1 मोल सांद्रण 1 मोल जो है इसका सांद्रण जो है यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल का क्या हो गया प्रदर्शन हो गया। तो एक गैल्वेनिक सेल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कुछ नहीं, जो ऑक्सीडेशन का है रिएक्शन ये, जो रिडक्शन का रिएक्शन है ये, तो इतना बाई इतना, देखिए इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, यहाँ एक खड़ी पाई बीच में, इतना बाई इतना, फिर डबल खड़ी पाई, फिर क्या है इतना बाई इतना, फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरा विस्तृत और गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। तो गैल्वेनिक सेल में पहले आप क्या लिखेंगे,
पहले गैल्वेनिक सेल के प्रदर्शन में पहले आप क्या लिखेंगे, एनोड को लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, कैथोड को लिखेंगे। यानी कि पहले आप एनोड लिखेंगे फिर कैथोड लिखेंगे। क्योंकि ऐसी परंपरा है, ऐसी बनाई गई है, इसलिए एनोड को आप पहले लिखेंगे और कैथोड को बाद में। लिखने के लिए तो लिख सकते हैं इधर उधर, लेकिन ये परंपरा है, सही तरीका यही है। अगर ये इधर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एनोड पहले हम लिखते हैं। एनोड कहने यानी कि जहां ऑक्सीकरण होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जहां रिडक्शन होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये इसका गैल्वेनिक सेल का क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। तो चाहे इस तरीके से आप रिएक्शन लिख लेंगे, ऐसे आप प्रदर्शित करेंगे, इतना वाई इतना, फिर डबल खड़ी पाई और इतना वाई इतना, ठीक है। या जिंक सल्फेट भी आप यहाँ लिख सकते हैं जहां धनायन है, सल्फेट सल्फेट चूंकि वहां था तो इस सल्फेट सल्फेट लिख सकते हैं। इस तरीके से ये एनोड आपका हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, ये कैथोड आपका हुआ, ये रिडक्शन हाफ सेल। याद है गैल्वेनिक सेल का एनोड निगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ एक चीज आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लोन, LOAN, लोन लिख सकते हैं। लोन का मतलब यहां से समझिए, ये वाला लोन का मतलब लेफ्ट पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो लेफ्ट सेल होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है, और एनोड आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो लेफ्ट पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है। एनोड कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसकी अगर कहा जाए कि चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो जो है आपका लंबा हो जाएगा, कुछ इस पर क्वेश्चन जो है हल कराएंगे। तो ये आप बढ़िया से इसको जो है समझ लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके बढ़िया से आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।